So our next topic is enveloping cone or tangent cone. So the locus of the tangents from a given point to a sphere or any conicoid is a cone called the enveloping cone from the point to the sphere. So ये एक enveloping cone है कि क्या हमने definition की है, locus of the tangent lines from a point on a sphere. So आप देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट से, एक मिनट, इसको ऐसे करके चलते हैं हम. अगर मैंने ये नाउ सी दिस इज़ अ स्फीयर एंड दिस इज़ एनी पॉइंट. आपने इस पॉइंट से इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो आप बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो इस स्फीयर के ऊपर. एंड लोकस ऑफ ऑल दीज टेंजेंट्स विल बिकम अ कोन. एंड क्योंकि इस कोन ने इस स्फीयर को पूरा एनवलप किया हुआ है, कवर किया हुआ है इस कोन को पूरा, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द एनवेलपिंग कोन. ठीक है. सो एनवेलपिंग कोन इज़ द लोकस ऑफ टेंजेंट्स drawn from a point on any sphere. So इस point से जब हमने tangent lines draw की, so locus of all these tangent lines becomes the enveloping cone. तो अब आपको नहीं लगता this is similar to जब हमने 2D किया था, तो 2D में हमारे पास क्या होता था, एक सर्कल होता था. उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से हम जब दो टेंजेंट, क्योंकि सर्कल के केस में हम एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे सर्कल के ऊपर, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाती थी. लेकिन 3D के केस में जब ये स्फीयर है तो हम एक पॉइंट से बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं स्फीयर के ऊपर, एंड इस केस में ये कोन बन जाता है. सो इक्वेशन ऑफ दिस एनवेलपिंग कोन इज गिवन बाय SS11 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर. सो आपको ये आर्टिकल 17 जस्ट गिव इट अ रीडिंग फॉर योर सेल्फ कि इन्होंने इक्वेशन निकाली कैसे है. आपको एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए. द लोकस ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ स्फीयर इज अ कोन कॉल्ड द एनवेलपिंग कोन फ्रॉम द पॉइंट टू द स्फीयर. तो यहाँ पे भी इन्होंने ये स्फीयर लेके और पी से जब टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं तो एनवेलपिंग कोन बन गया है इनका. नाउ हमने क्या करना है, ये आर्टिकल आपने अपने लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए गिव इट अ रीडिंग एंड वी हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट ओनली. तो जैसे 2 डिमेंशन में जब हम एक सर्कल लेते थे और पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे गिवन बाय SS11 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर. 3 डिमेंशन में जब ये स्फीयर है, मतलब अब जो S है वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है ना कि सर्कल. सो इस केस में जब हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो सारी लाइंस आ जाती हैं जो टेंजेंट्स बन रही थी स्फीयर के, एंड रिजल्टिंग इन द इक्वेशन ऑफ कोन. सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट. वेन एवर वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, फॉर्मूला इज सिंपल, SS11 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर. सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन सर्कमस्क्राइबिंग द स्फीयर. तो सर्कमस्क्राइब करने का यही मतलब है कि जो स्फीयर को पूरा कवर कर रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन एंड हैविंग इट्स वर्टेक्स 1 1 1. तो इसका मतलब ये जो कोन 1 1 1 पॉइंट से जब हम इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ कोन सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन स्फीयर. सो सिंपल, वी विल यूज SS11 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर. नाउ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज द इक्वेशन S. देन S1 हमें निकालना आता है XX1 प्लस YY1 प्लस ZZ1 प्लस 2 इंटू x प्लस x1 बाई 2 माइनस 2 इंटू y प्लस y1 बाई 2 माइनस 2. सो इसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 नहीं करना अब आपने इसको. सो इसको सॉल्व करके 2x प्लस z माइनस 2 आपको S1 मिल गया, और S11 के लिए हम इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे तो वो हमें 1 मिल गया. सो अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करोगे. सो दिस इज़ S, दिस इज़ S11 एंड दिस इज़ S1 की स्क्वायर. ये स्क्वायर ओपन किया, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर लगा के इक्वेशन को सॉल्व किया, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन. सो 3E एक्सरसाइज अब आप कर लोगे.
बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन हैं सारे. फर्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड जनरेटर्स टचिंग द स्फीयर. तो मतलब वही है उसका कि जब हम जो टेंजेंट लाइंस बना रहे हैं स्फीयर के ऊपर, तो ये जो टेंजेंट्स हैं स्फीयर की, दे आर नथिंग बट जनरेटर्स ऑफ द कोन. सो जनरेटर्स आर टचिंग द स्फीयर का मतलब है दैट जनरेटर्स ऑफ द कोन आर टेंजेंट्स टू द स्फीयर. सो फॉर्मूला इज सेम, SS11 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर. अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है. तो इस एग्जाम्पल में जो इन्होंने वर्टेक्स 1 1 1 लिया था, अब आप वर्टेक्स 0 0 0 लेके इसका एनवेलपिंग कोन फाइंड कर लोगे. सेकंड क्वेश्चन में तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया फाइंड द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर विद इट्स वर्टेक्स एट 1 1 1. सो सेम फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा है. थर्ड है प्रूव दैट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन सो एज टू टच द स्फीयर लाई ऑन द कोन. सो दैट मीन्स अगेन ओरिजिन से जब हमने टेंजेंट लाइन्स ड्रॉ की हैं स्फीयर के ऊपर, तो ये कोन मतलब एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन निकालनी है अगेन आपको, और एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन ये आनी चाहिए जो ये गिवन है. अब वर्टेक्स ऑफ दिस एनवेलपिंग कोन इज ओरिजिन. सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस. देन fourth question of exercise 3E, show that plane x is equal to 0 cuts the enveloping cone of this sphere which has its vertex 1 4 2 in a rectangular hyperbola. तो आपने क्या करना है, ये जो आपको स्फीयर गिवन है ये आपका S है, ठीक है. वर्टेक्स ऑफ द कोन इज़ 1 4 2. सो ये वर्टेक्स यूज़ करके आप S1 और S11 फाइंड कर लोगे. देन SS11 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर में पुट करोगे, जिससे कि आपको इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन मिल जाएगी. नाउ दे आर सेइंग दैट दिस एनवेलपिंग कोन इज इंटरसेक्टिंग विद द प्लेन x इज इक्वल टू 0. तो ये जो एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आपको मिल गई है, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर दो, जिससे आपको YZ में एक इक्वेशन मिलेगी YZ प्लेन में. सो यू हैव टू शो कि जो आपके पास इक्वेशन बची है YZ प्लेन में वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो आप ये करके दिखा दोगे कि जो भी YZ में इक्वेशन आई है उसमें कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स द रिजल्टिंग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. Next is question number 5 of the exercise. Show that the plane z is equal to 0 cuts the enveloping cone of the sphere which has its vertex 2 4 1 in a rectangular hyperbola. Again same 2 4 1 को vertex लेके इस sphere S, तो आप enveloping cone की equation निकाल लो और फिर उसमें z को 0 पुट कर दो. So when that cone is intersecting the plane z is equal to 0, so you will get a equation in xy. तो आपको अगेन शो करना है कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है. सो यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 18. कोन रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री. सो ये भी आर्टिकल पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें. इसमें आपको इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में 99% आ जाता है. उसमें क्या है कि आपको अगर मैं कोई भी एक जनरल इक्वेशन दे दूँ सेकंड डिग्री की, जैसे कि ये इक्वेशन है. अब अभी तो हम क्योंकि सिर्फ 3 डायमेंशन में अभी तक आप स्फीयर पढ़ के आए हो, तो स्फीयर की इक्वेशन तो हमें देख के पता लग जाती है, क्योंकि स्फीयर की इक्वेशन में x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमेशा सेम होते हैं और उसमें x y y z z x वाली टर्म्स नहीं होती. बट एक जनरल डिग्री जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, दैट इज़, ध्यान से सुनो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0. तो ये पूरी की पूरी सेकंड डिग्री इक्वेशन है. अब ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है 3D में, ये कोन भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये सिलेंडर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये कोई और कॉनिकॉइड यानी कि इलिप्सॉइड या हाइपरबोलाइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे. सो इन पर्टिकुलर इफ़ यू हैव टू चेक दैट वेदर द गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कोन और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल में प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन. तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या करते हो, ये एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट स्टेप है मेक द गिवन
इक्वेशन होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड टी बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर पावर्स ऑफ टी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको होमोजिनाइज कर देना यूजिंग टी। सो होमोजीनियस का मतलब पता है आपको, सेम डिग्री होनी चाहिए। तो देखो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, बट ये एक मिनट यहाँ तक 2 डिग्री है। सो अब 26x माइनस 2y प्लस 2z ये 1 डिग्री टर्म्स हैं। तो क्या किया, देखो इनको t से मल्टीप्लाई कर दिया, और -17 कांस्टेंट टर्म है, 0 डिग्री टर्म, तो इसको t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया मेकिंग इट होमोजीनियस इन x y z एंड t बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर पावर्स ऑफ t। नाउ स्टेप 2, अब आपका ये जो फंक्शन है, ये जो गिवन था ये एक्स वाई जेड में था फंक्शन, अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी। सो वी विल फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टी। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे तो यू विल कंसीडर वाई जेड एंड टी एज कॉन्स्टेंट। सो देखो जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है, सो ये 14x, इसमें x नहीं है तो 0, ये भी 0, यहाँ पे आ जाएगा -10z प्लस 10y प्लस 26t, एंड आगे फिर कहीं पे भी x नहीं है तो उनका डेरिवेटिव हो गया 0। ऐसे ही जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो x, z एंड t विल बिहेव एज कॉन्स्टेंट। सो आई विल बी गेटिंग 4y प्लस 10x माइनस 2t, ये आ गया। ऐसे ही जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे तो x, y एंड t विल बिहेव एज कांस्टेंट। सो देखो क्या आएगा यहाँ से, वी विल बी गेटिंग 4z माइनस 10x प्लस 21, सॉरी प्लस 2t है, ये मैंने 21 पढ़ लिया इसको, ये आ गया हमारे पास। एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t के लिए वी विल कंसीडर x, y एंड z एज कांस्टेंट। सो t यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 26x माइनस 2y प्लस 21z प्लस 2z माइनस 34t। सो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। सो स्टेप 2 इज़ कम्प्लीटेड। नाउ स्टेप 3 में हमने क्या करना है, t को 1 पुट करना है इन चारों में। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हमने फाइंड किए थे विद रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड t, इन सब में t को 1 पुट कर देना है, एंड देन इन चारों को इक्वल टू 0 कर देना है। सो पार्शियल डेरिवेटिव्स ये फाइंड करके, ये देखो नेक्स्ट स्टेप में पुट t इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशंस। ये जो चारों हमने निकाले थे t को 1 पुट करके और इक्वल टू 0 कर देना है। सो हमारे पास ये 2, 3, 4 और 5 मिल जाएंगे। अब देखो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z और 4 इक्वेशंस हैं। सो हमने क्या करना है, इनमें से कोई भी 3 इक्वेशंस लेके सॉल्व करना है और x, y, z की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। सो ये कैलकुलेशन पार्ट है जो आप खुद कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने क्या किया, 2 × 2 माइनस 5 × 4 करके x और y, मतलब भी कि इन्होंने सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में से z को एलिमिनेट करके x और y में एक इक्वेशन निकाल ली, और थर्ड ऑलरेडी x और y में इक्वेशन थी, जिसकी हेल्प से मुझे x और y की वैल्यूज़ मिल गई। अब ये x की वैल्यू, अगर मैं x और y की वैल्यूज़ आप सेकंड में पुट कर दो या सिर्फ x की वैल्यू आप फोर्थ में पुट कर दो तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सो 3 इक्वेशंस को लेके मैंने x, y, z निकाल लिया। अब अगर ये x, y और z की वैल्यूज़ हमारी लास्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, देन द गिवन इक्वेशन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कोन। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती, देन द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ कोन। सो putting x, y, z in the last equation number 5, I am getting 0 is equal to 0. That means the given equation is representing a cone, and ये जो आपके पास x, y, z की वैल्यूज़ आई थी, this is the vertex of the cone. Simple. So I am just repeating the steps once कि आपने क्या करना है, होमोजेनाइज करना है by introducing proper powers of t, then partial derivatives लेने हैं with respect to x, y, z and t. उसके बाद t को 1 पुट करके पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वल टू 0 कर देना है, एंड देन
जो 4 इक्वेशंस आएंगी 3 वेरिएबल्स हैं, सो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू फाइंड द 3 वेरिएबल्स। अगर वो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारी 4th इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, देन द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ कोन एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड गिव्स यू द वर्टेक्स ऑफ द कोन। सो 3F एक्सरसाइज इज अगेन वेरी इजी। अगर आप इसका शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन, also find the coordinates of the vertex of the cone, so बिल्कुल सेम है। सेकेंड, शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल सेम है। प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन, फाइंड इट्स वर्टेक्स, बिल्कुल सेम है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन, ऑल्सो डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स। सो बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम एग्जाम्पल की तरह। बट प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज, डू ऑल द क्वेश्चंस विद योर हैंड। कई बार कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैथ्स में जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आपने उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप यू विल सी कि आपको कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो विद प्रैक्टिस आपको पता लग जाएंगी, अदरवाइज़ आपको वो प्रॉब्लम एग्जाम्स में आएंगी अगर आप सॉल्व नहीं करके देखोगे। आगे फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन हुज वर्टेक्स इज गिवन बाय दिस। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन इफ़ एंड ओनली इफ़। सो 6th क्वेश्चन में क्या होगा, बिल्कुल सेम है। आप वही इसको होमोजेनाइज करो विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टी। देन टी को 1 पुट करके 4 इक्वेशन और पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0 करके 4 इक्वेशंस मिलेंगी। तो होगा क्या, जब आप पहली 3 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो वो चारों वो जो वैल्यूज़ है वो 4th इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो जब वो 4th इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करोगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, यू स्क्वायर बाय ए प्लस वी स्क्वायर बाय बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू डी। सो यू विल सी दैट द गिवन इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटिंग अ कोन इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो दैट मीन्स वी आर डन अप टू 3E and 3F exercise. So ये exercises आपने करनी है. I will not be giving these exercises as assignments to you. You have to solve them for yourself. So in next lecture we'll start with the next topic.